Hello dear students, welcome to the yet another sessions of errors and measurement। आज के इस सेशंस में हम बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं। ठीक है, एक प्यारी सी छोटी सी बात से शुरू करना चाहूँगा कि मंजिल क्या और फासला क्या है। मंजिल क्या और फासला क्या है, अगर हौसला हो तो फिर रास्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसने भी मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश ददवानी फिनिक्स राइट नाउ एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छे प्यारे क्वेश्चंस कराए थे। आज भी हम उसी क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छे से टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर परसेंटेज एरर एस्टिमेशन के जो क्वेश्चंस थे उसको हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन है PMT 96 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो गाइस एक क्यूब की यहाँ पर बात की गई है ना। लेट अस से ये होता है अपना क्यूब, है ना, एक परफेक्ट क्यूब इस तरह से होता है। ओके, इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास। इसका मास मेजर करने वाले हैं और हम लोग लेंथ मेजर करने वाले हैं। तो डेंसिटी हम उसी के मीडियम से एस्टिमेट करने वाले, राइट। अब उसने क्या बोला कि मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 4% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। मतलब गाइज आपको परसेंटेज डेल्टा m/m दिया हुआ है, मास के अंदर वाली एरर जो है आपकी गाइज 4%, एंड परसेंटेज डेल्टा l/l भी गिवन है आपको, जो गाइज आपकी निकल के आ रही है 3%। ये क्वेश्चन में दिया है। तो डेंसिटी के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस कल आपको बताया था कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर ऐसा कुछ भी पूछते हैं तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो है गाइस डेंसिटी का रिलेशन मास के साथ और लेंथ के साथ क्या है, जो दो क्वांटिटीज़ आपको गिवन है। बट हमें डेंसिटी का रिलेशन पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम तो दिया नहीं है, मुझे वॉल्यूम की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो लेंथ दिया हुआ है। तो क्या मैं वॉल्यूम को लेंथ के फॉर्म में एस्टिमेट कर सकता हूँ? यस। तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैन बी गिवन एज मास अपॉन एल क्यूब। तो अब मेरा जो डेंसिटी है गाइज वो किसके फॉर्म में आ गई? मास के फॉर्म में आ गई एंड लेंथ के फॉर्म में आ गई। तो ये डेंसिटी को मैं यहाँ पर गाइज फॉर्मूला लिखते हुए इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ कि भाई डेंसिटी का जो परसेंटेज चेंज होगा, परसेंटेज डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल्स टू डेल्टा m/m का परसेंटेज प्लस 3 टाइम्स डेल्टा l/l का परसेंटेज। तो यहाँ पर हमें ये डेल्टा m/m 4% गिवन है गाइस, तो ये आपका आ गया 4% प्लस 3 टाइम्स डेल्टा l/l का परसेंटेज दिया है गाइस आपको 3, तो ये हो गया आपका 3%। तो ये हो गया आपका गाइस 4 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 13%। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 4 + 9 दैट इज इक्वल्स टू 13%। तो गाइस इस तरह से आपको कोई भी फॉर्मूला दिया हो, कोई भी फॉर्मूला, नॉट ओनली ऑफ डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी का दिया हो, कोई फोर्स का दिया हो, कोई भी फॉर्मूला दिया हो, आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट बेस बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 PMT का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ना कुछ चेंज होगा। परसेंटेज चेंज एरर और परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड्स आर 2% एंड 3%। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मास का जो आपका एरर है वो गिवन है, दैट इज गाइस 2%, एंड परसेंटेज ऑफ स्पीड दैट इज डेल्टा v/v वो आपको गिवन है गाइस 3%। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv²। तो 1/2 mv² में गाइस दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज एक्चुअल स्पीड, इट इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसको हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को देख के पता चलता है कि फॉर्मूला के अंदर 3 चीज़ें गाइस, ये हाफ जो है वो तो कांस्टेंट है, हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ कांस्टेंट रहती है तो उसमें कोई एरर आने का चांस नहीं है। तो उसकी एरर तो हम कभी कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरिएबल थिंग, राइट। एरर उसी में होती है जिसको मेजर किया जाता है। क्या हाफ को हम थोड़ी ना मेजर करने वाले, तो उसमें कौन सी एरर? कोई एरर नहीं होगी, राइट। जो मेजर करते हैं उसमें एरर आती है। तो यहाँ पर हाफ को हम यहाँ पे आइसोलेट कर देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। तो डेल्टा k/k जो परसेंटेज होगा दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ डेल्टा m/m प्लस यहाँ पर क्योंकि v का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ डेल्टा v/v।
ठीक है। तो अब हमें डेल्टा के बाई के एस्टिमेट करना है, सो दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम का परसेंटेज आपको दिया गया इस 2% प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाई वी का दिया आपको 3%। तो ये गाइज हो गया आपका 2 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 8%। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, राइट। तो दिस इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी का एरर सॉल्विंग। नेक्स्ट है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है PMT 91। अ सर्टन बॉडी वे 22.42 ग्राम एंड हैज़ अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 cc। cc यहाँ पर गाइज होता है सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये cc आपने इंजन वगैरह में देखा होगा कि इतने cc का इंजन होता है, तो वो एक्चुअली होता है वॉल्यूम, कि वो सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम कितना है जिसमें पिस्टन अप डाउन करता है। तो वो जितना ज़्यादा वॉल्यूम का होता है उतना ज़्यादा cc का इंजन होता है, तो उतना ज़्यादा पेट्रोल खाता है, तो उसका एवरेज कम होती है। तो जितना ज़्यादा cc का इंजन होगा वो पेट्रोल ज़्यादा खाएगा, बिकॉज उसका सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, उसका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो पेट्रोल उसमें ज़्यादा जाएगा, राइट। तो गाइस ये cc आपने लगभग बाइक के इंजन्स के अंदर ही पढ़ा होगा ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये cc को हम लोग यूज़ करने वाले यहाँ पे। डोंट वरी अबाउट द यूनिट, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एरर फाइंड करते हैं जो एक रेशियो से मिलता है, ठीक है। तो लेट अस सी दैट एट अ सर्टन बॉडी वे 22.42 ग्राम एंड हैज़ अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ 4.7 cc। तो यहाँ पर उसका मास दे दिया गया है विच इज़ 22.42 एंड गाइस उसका वॉल्यूम दे दिया गया है that is equals to 4.7 cc. The possible error in the measurement of mass and volume are 0.01 ग्राम। मतलब जो पॉसिबल एरर है डेल्टा एम वो 0.01 ग्राम की हो सकती है, और वॉल्यूम के अंदर जो है एरर है वो 0.1 cc की हो सकती है। देन द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू डैश। तो कितना परसेंटेज डेंसिटी के अंदर एरर पॉसिबल है, सो दैट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड। तो गाइज इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो पहले डायरेक्टली दी हुई थी, अब यहाँ पे हमको फाइंड करना पड़ेगी। मतलब हम जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो बट ऑब्वियस है, वॉल्यूम एंड मास दोनों पे डिपेंड करता है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। So from these guys we can say that delta rho by rho percentage is equals to delta m by m percentage plus delta v by v percentage, और उसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 रेशियो लेकर जो है दिए हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने को वैल्यूज़ दिए, डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिए हुए, ठीक है। तो डेल्टा m आपका बेटा कितना है 0.01 डिवाइडेड बाई 22.4 प्लस डेल्टा v कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 4.7 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेट अस सी दैट। तो ये गाइज आपका आ रहा है विच इज़ इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से तो 1 डिवाइडेड बाई 22.4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 ही होगा, 10 डिवाइडेड बाय 4.7 है ना। तो ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका आंसर आ रहा है। तो अराउंड मेरे हिसाब से 1/22.4 तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, है ना। और 10 डिवाइडेड बाय 4.7 विल ऑल्सो बी अ वैल्यू क्लोजर टू 2 पॉइंट समथिंग। So 2% will be the estimated value of error which we can get from this calculation, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्योंकि 4 ऑप्शंस है तो आप इजीली बता सकते हो कि कितना परसेंट आपकी एरर आ सकती है, ठीक है। तो वेरी इजी कैलकुलेशन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये है 18 मार्च इवनिंग शिफ्ट 2021, ठीक है। ये कौन सा है, 18 मार्च का पेपर है, ठीक है। चलिए, आई थिंक माई वॉल्यूम इज नॉट, अच्छा देख लेते हैं। हेलो ओके फाइन। चलिए, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड टू बी दिस मच। तो आपका जो स्फीयर है गाइस उसका रेडियस यहाँ पे गिवन है। तो चलिए देखते हैं कितना रेडियस है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर आपको गिवन है कि भाई रेडियस आर इज इक्वल्स टू 7.5 प्लस और माइनस 0.85 सेंटीमीटर। Suppose the percentage error in its volume is x. The value of x to the nearest value is nearest
फ्रैक्शन इज डैश। तो यहाँ पर आपको जो पूछा है वो वॉल्यूम का एरर पूछा है। किसका? एरर इन वॉल्यूम पूछा है। किसका? स्फीयर का। तो गाइस क्योंकि हमें स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कि भाई जो भी स्फीयर होता है जिसका रेडियस अगर r है तो उसका वॉल्यूम जो है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं गाइज अगर इसकी एरर एस्टिमेट करना चाहूँ तो कैन वी इजीली से दैट कि डेल्टा v बाई वी डिपेंड्स ओनली ऑन 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r, है ना, क्योंकि गाइज 4/3 पाई तो पूरा कांस्टेंट है ना। सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का कभी कोई एरर नहीं होता। कांस्टेंट वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, इसका तो कोई एरर नहीं होता। तो यहाँ पर हम सीधा कैलकुलेशन करके एस्टिमेट कर सकते हैं 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r, एंड दैट इज नथिंग बट गाइज 3 टाइम्स 0.85 डिवाइडेड बाय 7.5। अब 7.5 और 0.85 है तो 0.11 के आसपास कुछ आंसर आएगा। 0.11 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज अगर नियरेस्ट वैल्यू अगर हम निकालें इसकी तो यू विल बी गेटिंग इट एज, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स टेक इट एज 3 इंटू 85 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 75 मल्टीप्लाइड बाय 85 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाई होगा 75 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 और ये आपका हो जाएगा 15, हो जाएगा 3 टाइम्स 17/15, है ना। और यहाँ पे एक 0 से 0 गेले तो एक यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब अगर 15 का हम टेबल देखें तो 15 1 15 तो 1 तो आ ही जाएगा वहाँ पे पॉइंट। ठीक है, 2 मतलब यहाँ पे वापस 15 1 15, ठीक है, और 15 मतलब 6, तो ये हमारा गाइज होगा 15 5 और 15 4, 15 4 4 ले लेंगे 1.14 3/10। तो ये हमारा कितना आ रहा है, लेट अस सी दैट 0.3/10 इसको दे देते हैं तो 1.14 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको 1.14 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 4 3 ज़ा 12 2 1 3 1 ज़ा 3 + 1 4 एंड ये होगा आपका 3.42। ठीक है, और 3.42 है डिवाइडेड बाई 10, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.342 और वी कैन राइट इट डाउन एज 0.34। सो 0.34 is the should be the correct answer. So this is given in the March evening shift, 18th March evening shift 2021 JEE Mains, right? तो अच्छा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो गाइस क्या होता है कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होंगे तो कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कैलकुलेशन बहुत प्रॉपर वे में करोगे तभी आप आंसर तक पहुँच पाओगे, राइट। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि आप थोड़ी बहुत भी एरर नहीं करते, फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरह से इक्वेशंस को और इजी बनाया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम हैंडल करेंगे। ये भी है 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस आर विच इज़ गिवन एज V/I, तो आर का फॉर्मूला आपको दे दिया है विच इज़ एज V/I, वेयर V इक्वल टू 50 ± 2 वोल्ट। V की वैल्यू आपको दे दी है 50 ± 2 वोल्ट एंड करंट I इज गिवन एज 20 ± 0.2 amps। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन R इज X%। तो परसेंटेज एरर इन R जो है आपके मतलब डेल्टा R बाई R, परसेंटेज डेल्टा R बाई R X% गिवन है, तो ये X की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सो दैट इज द क्वेश्चन कि X कितना होना चाहिए। सो नाउ लेट अस सी दैट। तो देखो इसको गाइस एस्टिमेट कैसे करते हैं, क्योंकि आपके पास वैल्यूज़ भी है, इनके डेल्टास की वैल्यू भी है, तो वैसे तो कोई इशू नहीं आएगा, आप इजीली फाइंड कर पाओगे। परसेंटेज एरर फाइंड करनी है आर की, तो यहाँ पे गाइस आर का फॉर्मूला जो है वो आपको क्लियर कट ये बता रहा है कि डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई, है ना। तो डेल्टा वी आपको दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 50 प्लस डेल्टा आई आपको दिया हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाई 20, है ना। तो यहाँ पर वी कैन से दैट
इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 50, 50 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻²। ठीक है, कह सकते हैं इजीली। ओके, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 0.5 इज व्हाट 4 है ना, ये 1/2 4 हो जाएगा, तो ये 4/100 आपका आ गया, प्लस ये आपका गाइस हो गया 2 डिवाइडेड बाई 200, 0.2 is 2/10 विच इज अगेन 1/100, सो ये हो गया आपका 4 + 1/100 विच इज इक्वल्स टू 5/100। ठीक है, और क्योंकि ये 5/100 है, ये तो रिलेटिव एरर आ गया आपकी 5/100, परसेंटेज एरर के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो फॉर परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर आपकी जो भी आई उसको मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे तो 100 गेले आपका गाइस क्या आ रहा है 5%, सो द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज 5। ठीक है गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं जिसमें एस्टिमेशन आपको करना होता है, वैल्यूज़ दी हुई होती है, इक्वेशंस दी हुआ होता है। काफ़ी केसेस के अंदर ये इक्वेशन नहीं देते हैं, वो लोग को पता है कि भाई आपको ओम्स लॉ तो पता ही होगा, आपको ओम्स लॉ तो पता ही होगा, होना ही चाहिए, राइट। तो बाय द टाइम, क्योंकि आप जब जेईई एग्जाम के लिए अपीयर करते हो तो बट ऑब्वियस आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हो तब तक, है ना, वो ईयर एंड के बाद होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि फॉर्मूला मेंशन नहीं करते वो लोग, वो सीधा आपके ऊपर डिपेंड कर देते हैं कि भाई आपको सारे फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपने पूरी 2 साल पढ़ाई की है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, फॉर्मूलाज इसके लिए खास आपको लर्न करने होते हैं, याद रखने होते हैं, आपको पता ही होने चाहिए। और बाय द एंड मतलब जब कोर्स खत्म होता है तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज वैसे देखा जाए तो पता ही होता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? काफ़ी टाइम ये दोनों वर्ड्स को हम लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं, बट आपको मैं आज एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि एक्यूरेट होना क्या होता है और प्रिसाइज होना क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एंड दैट एग्जांपल इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल। हम एक क्लॉक ले रहे हैं, है ना, ठीक है, और वो क्लॉक के अंदर जो टाइम है वो मान लो हो रहा है 3 बज रहे हैं, ठीक है, और मेरे पास जो डिजिटल क्लॉक है उसमें बता रहा है 3:10 और 30 सेकेंड। तो आपको मैं पूछूं कि इन दोनों में से एक्यूरेट कौन है, तो आप नहीं बता सकते। काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर ये एक्यूरेट है, क्योंकि ये तो क्या 1 घंटा भी बताती है, कितने मिनट हुए वो भी बताती है, और कितने सेकंड हुए वो भी बताती है। क्या पता किसी ने इसका टाइम चेंज कर दिया हो, तो क्या पता ये सही हो ज़्यादा। तो एक्यूरेट होना वो आप कब बता सकते हो? कोई चीज़ कितनी एक्यूरेट है गाइज वो हम तभी बता सकते हैं जब हम रियल वैल्यू से कंपेयर करके चेक करें। मतलब अगर मुझे इन दोनों को एक्यूरेट है कि नहीं चेक करना है तो मुझे मोबाइल फ़ोन निकालना पड़ेगा और उसके अंदर टाइम चेक करना पड़ेगा। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर मैंने देखा 3 बज रहे एग्जैक्टली, तो कौन सही चल रही है? ये सही चल रही है ना, ये गलत चल रही है। तो यहाँ पर इसके अंदर रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, मतलब छोटे से छोटा टाइम भी मेजर करके दे रहा है, बता रहा है आपको, लेकिन ये ट्रू वैल्यू बता रहा है। तो व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट? मोर इम्पॉर्टेंट इज ट्रू वैल्यू, सो दिस इज एक्यूरेट। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत छोटे से छोटी चीज़ भी मेजर करके बता रहा है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो एक्यूरेसी इज व्हाट? Accuracy is defined as the degree of closeness to the true value of the measurement, that is called accuracy. क्या कहेंगे हम इसे? Degree of closeness to the true value of measurement is called accuracy। ठीक है, तो इन दोनों वॉच को हम क्या करेंगे, है ना, हम करेंगे
कंपेयर विथ ट्रू मेजरमेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज योर मोबाइल फोन। क्योंकि मोबाइल फोन जो होता है वो सही टाइम दिखाता है, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट से कनेक्टेड चीज़ें जो होती है वो हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके साथ सिंक होती है। तो सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हम ज़्यादातर मोबाइल पे रिलेट करते हैं कि हाँ भाई फ़ोन जो टाइम बताए वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, पहले तो होता था डेट एंड टाइम सेट करने वाली चीज़ होती थी, लेकिन क्योंकि अब इंटरनेट आने की वजह से आपका मोबाइल फ़ोन अपने आप ही अपनी डेट एंड टाइम एडजस्ट एंड अपडेट कर लेता है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको एक्यूरेट कितना है वो तो आप तभी बता सकते हो जब आपने देख लिया हो कि वो ट्रू वैल्यू से कितना नज़दीक है। अब इन दोनों में से मैं आपको पूछूं प्रिसाइज मेजरमेंट कौन कर रहा है? अगर मैं इनको एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूं तो किसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा? तो ये वाली जो वॉच है, ये वाली जो क्लॉक है, उसका प्रिसीजन ज़्यादा होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत ही छोटे से छोटी वैल्यू दिखा रही है। ठीक है, तो हाउ स्मॉल और हाउ माइन्यूट मेजरमेंट्स यू आर टेकिंग, on that factor precision of an instrument is depend। तो प्रिसीजन डिपेंड करता है कि उसका लीस्ट काउंट कितना है, मतलब छोटे से छोटा मेजरमेंट किसका अच्छा है तो उसका प्रिसीजन अच्छा होता है। ठीक है, तो मैं आपको अब बहुत सारे डिवाइसेस दिखाऊंगा इसके लेंथ मेजरमेंट के। जैसे हम लोग स्केल तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, वी नो द स्केल। एक वर्नियर कैलिपर होता है, उससे हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में वर्नियर कैलिपर की बात करने वाला हूँ, कैसे मेजरमेंट किए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो वर्नियर कैलिपर होता है, उससे मेजरमेंट किए जाते हैं। फिर स्क्रू गेज होता है, उससे मेजरमेंट किए जाते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस काफ़ी ऐसे होते हैं जिससे हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, है ना। तो वायर की थिकनेस मेजर करनी है तो स्क्रू गेज वहाँ पे मैंने बोला आपको अभी वो यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं रियल लाइफ के अंदर या साइंटिफिक मेजरमेंट्स के अंदर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं जिनका लीस्ट काउंट बहुत अच्छा है, क्योंकि स्केल में तो एरर आएगी ना। स्केल तो 1 mm जितना अच्छे से नाप के देगी, लेकिन एक 1 mm के बीच में अगर थिकनेस ऑफ हेयर नापना हो तो आप स्केल से नहीं नाप सकते। तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना। तो द लोवेस्ट वैल्यू विच इज़ द डिवाइस विच इज़ हैविंग द हाइएस्ट, मतलब ऐसा लोवेस्ट लीस्ट काउंट उसका एकदम कम हो, तो दैट इज़ अ मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हम ऐसा उसको डिफाइन कर सकते हैं, द डिवाइस विद द गुड रिजोल्यूशन, और वी कैन से द लोवेस्ट लीस्ट काउंट, है ना। तो ये बात हो गई किसकी, दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब मैं बात करेंगे हम प्रिसीजन की। ठीक है, तो प्रिसीजन में हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वॉल क्लॉक है जिसके अंदर सिर्फ कितने 2 ही सुई है, एक ये छोटी वाली जो आवर हैंड है और ये जो है वो मिनट हैंड है। ठीक है, और एक डिजिटल क्लॉक है ना, वो आपका ये भी मेजर कर रही है। ये भी मेजर कर रही है। ठीक है, सो इट इज हैविंग ऑल 3 मेजरमेंट्स, लाइक दिस इज आवर, दिस इज मिनट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, सो ये जो लास्ट वाला होता है ना उसको गाइस हम लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट इसका होगा। और क्योंकि इसके पास मिनट हैंड ही लास्ट में है तो इसका लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट विद द लोवेस्ट लीस्ट काउंट इज मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। क्या डिफाइन कर सकते हैं हम? द इंस्ट्रूमेंट with the lowest least count is most precise instrument. ठीक है, तो here for a digital clock least count equal to 1 second, and for analog clock least count is equals to 1 minute. So digital clock is most precise
और वी कैन से मोर प्रिसाइज। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो डिजिटल क्लॉक जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने बात की किसकी, प्रिसीजन की बात की, ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की बात की। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले गाइस दूसरी चीज़ आज डिस्कस करेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप कहोगे सर मैप क्यों? सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। तो गाइस सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो पहले तो बात करेंगे हम चैप्टर की, तो चैप्टर हमारा मेजरमेंट है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वडोदरा से निकल कर मैं दिल्ली गया, मान लो यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली से वडोदरा जो डिस्टेंस है वो 996 किलोमीटर है मान लो, ठीक है। सो फ्रॉम वडोदरा टू दिल्ली हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, 996 किलोमीटर। सो गाइज 996 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, तो मुझे फ्रॉम 996 किलोमीटर, ठीक है, मुझे 900 किलोमीटर तो काटना ही पड़ेगा एंड इट इज़ फिक्स, मुझे 900 किलोमीटर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 800 किलोमीटर पे पहुंच जाऊंगा दिल्ली, नहीं पहुंच पाऊंगा। हमें मेरे डेस्टिनेशन पे जहाँ पे चल रहा हूँ, बट ऑब्वियस है मुझे 90 किलोमीटर का डिस्टेंस भी जो है वो काटना पड़ेगा। बट लास्ट वाला जो ये 6 किलोमीटर वाला डिस्टेंस है, ये 6 है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये 5.8 भी हो सकता है, ये 5.9 भी हो सकता है, ये 6.1 भी हो सकता है, ये 6.2 भी हो सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर हम कभी भी मेजरमेंट करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन वाला जो डिजिट होता है वो ऑलवेज लास्ट वाला होता है। अगर मैं इसकी लेंथ भी नापूंगा स्केल से, है ना, तो मेरा स्केल मान लो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नाप रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इज़ व्हाट, 12 लेट अस से इट इज़ 12.2 सेंटीमीटर, 12.2 मतलब 12 सेंटीमीटर और 2 mm, तो 12.2 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर तक तो चलो मैंने नाप लिया कि भाई सही है, परफेक्ट मिल गया है, 1 भी सही है 2 भी सही है। लेकिन जो लास्ट वाला है, एग्जैक्टली जो लास्ट वाला है, अगर 2 नहीं होता तो 12.0 होता है, एग्जैक्टली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती तो 12.0। तो गाइस जो लास्ट वाला डिजिट है 12.2 सेंटीमीटर, अगर मैंने इसका मेजर किया तो वो 2 है, वो 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, वो 2.1 भी हो सकता है, 2.15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया गाइस? तो ये जो कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट के अंदर जो कलेक्शन ऑफ डिजिट्स होते हैं, है ना, तो उसके अंदर दीज आर द फिक्स्ड डिजिट एंड द लास्ट डिजिट इज एक्चुअली अ वेरिएबल, राइट। इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि सही है कि नहीं, बट वी आर नॉट फॉर्म विथ दैट, ठीक है। तो अभी आपको फॉर्म होना हो तो सर और छोटा माइन्यूट वाला कोई डिवाइस लेके आओ और अच्छे से नापते हैं, तो फिर क्या होगा, वो माइन्यूट वाला डिवाइस जो है वो ऐसा नापेगा 996.2 किलोमीटर। तो सर ये 6 तो इसने फिक्स कर दिया, लेकिन ऊपर 2 लेके आया, तो अब ये 2 है वो ढचू पचू वाला हो जाएगा, राइट। क्या वो 2 है यार, वो 2 का 1 भी हो सकता है, 2 का 2.1 भी हो सकता है, 2 का 2.5 भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट वाला डिजिट हमेशा ऐसे वेरिएबल ही रहेगा, राइट। मतलब उसको हम कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो कोई भी डिवाइस का जो है ना एरर वाला जो पार्ट होता है ना, उसका लास्ट वाला डिजिट होता है। तो इसमें भी अगर हम पीछे जो हमने बात की, तो इसके अंदर हम इस घड़ी के अंदर हम कभी मिनट में मगजमारी नहीं होगी, वो कहाँ पे होगी, सेकंड में होगी, है ना। तो यहाँ पे सेकंड्स वाले जो है वो थोड़े के ऐसे डिजिट्स होंगे जो प्रॉपर नहीं होंगे, राइट, मतलब वेरिएबल होंगे। ये तो फिक्स डिजिट्स है, मतलब ये एकदम एरर फ्री है। तो एरर जो भी है वो ये कंट्रीब्यूट करता है लास्ट वाला, यहाँ पर एरर जो भी है वो मिनट हैंड कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग अगर वडोदरा टू दिल्ली गए तो लास्ट वाला डिजिट जो है इट इज़ हैविंग सम एरर, फाइन। तो दिस ऑल डिजिट्स विथ दिस इज 2 फिक्स डिजिट एंड 1 वेरिएबल, दिस ऑल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स गाइड डिसाइड करते हैं कि आपके डिवाइस जिससे आप मेजर कर रहे हो उसका प्रिसीजन कितना अच्छा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक स्क्रू को मेजर किया, सबसे पहले मैंने एक स्केल से मेजर किया तो मुझे मिला 4.5 सेंटीमीटर।
फिर मैंने इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर किया, तो वर्नियर कैलिपर 4.53 सेंटीमीटर का मेजरमेंट दे रहा है। एक और मेजर करता है, उसका लीस्ट काउंट और अच्छा है, स्केल से कंपैरिजन में और एक पॉइंट बढ़ा के देता है। यहाँ पे फिर मैं स्क्रू गेज लेकर आया तो उसके अंदर देखा 4.534 सेंटीमीटर है। तो गाइस मुझे यहाँ पे 3 रीडिंग्स मिले। पहला रीडिंग मेरे को किसका मिला, फर्स्ट रीडिंग मुझे मिला फॉर स्केल, तो स्केल मेरी गाइस थी 4.5 सेंटीमीटर। सेकेंड रीडिंग मेरे को मिला किसका, वर्नियर कैलिपर, जो था 4.53 सेंटीमीटर। और फोर्थ मुझे स्क्रू गेज का मिला विच इज 4.534 सेंटीमीटर। क्लियर। तो गाइज यहां पे अगर आप इन तीनों डिवाइस को देखते हो तो इसके पास जो है एक फिक्स वैल्यू है, एक वेरिएबल वैल्यू है, 2 फिक्स वैल्यू है, एक वेरिएबल वैल्यू है, 3 फिक्स वैल्यू है, एक वेरिएबल वैल्यू है। तो ये सारी डिजिट्स जो है इन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कहते हैं। तो यहां पर दिस रीडिंग इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 significant figures. This reading is having 3 significant figures. This reading is having 4 significant figures. So number with the highest value of significant figures, it is more precise. ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रिसीजन बताने वाला जो नंबर है दैट इज कॉल्ड आवर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे डिवाइसेस या सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो कैलकुलेशंस है वो सारी चीज़ों के पीछे उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बहुत सारे कुछ ऐसे रूल्स है। लेट अस चेक द टाइम बिकॉज वी वोंट बी एबल टू फिनिश इट। या तो विल टेक दिस ऑल रूल्स इन द नेक्स्ट सेशन ओनली, क्योंकि थोड़ा लंबा चलेगा ये टॉपिक। सो व्हाट वी डिड टुडे, आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े, से जस्ट मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स डिटरमाइनिंग आपको सिखाऊंगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में किस तरह से उसको यूज़ करना है उसकी हम लोग बातें करेंगे। और हम लोग ऑल्सो वी विल ऑल्सो सी द इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो मैं थोड़ा मेजरिंग डिवाइसेस का भी इंट्रोडक्शन नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा, राइट। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर वीडियोस चैनल फिनिक्स इंस्टीट्यूट एंड मुकेश ददवानीज फिनिक्स। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन द नेक्स्ट